वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं m.Laxmikant के समरी का एक नया चैप्टर जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अभी के समय में। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी कोई भी एग्जाम कंडक्ट कर रही हो, स्टेट पीसीएस कोई एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि कुछ समय तक ये ट्रेंड में नहीं था, आज ये ट्रेंड में आ चुका है। इस कारण से इस चैप्टर को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क कर रही है तो चैनल को जैसे सब्सक्राइब और शेयर आप करते हैं वैसे करते रहिए, क्योंकि 85% आदमी बिना सब्सक्राइब किए हुए अपने चैनल को देखता है। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल से आप वीडियो देखते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपका चैप्टर नंबर 8 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है अपना m.Laxmikant का। सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व है क्या और इसको क्यों जोड़ा गया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसके पीछे क्या एक उद्देश्य रहा होगा। हमारे जो थिंक टैंकर थे, हमारे जो संविधान के सदस्य जो लोग थे संविधान सभा के, उन लोगों के दिमाग में क्या आया रहा होगा कि इन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा था, इसी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है इसको संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया हुआ है, और इसके लिए जितने अनुच्छेद मेंशन किए गए हुए हैं वो 36 से 51 तक के बीच में है। मतलब 36 से यह शुरू होता है और 51 तक जाके खत्म हो जाता है। क्लियर है यहाँ की बातें? तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है यह संविधान के भाग 4 चौथे भाग में इसको मेंशन किया गया हुआ है, और 36 से लेकर के 51 तक जो अनुच्छेद है उसमें इन सारे चीजों को जो है वो क्लियर किया गया हुआ है। अब एक और आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, हमने तो हर एक चीज को जो है कहीं ना कहीं से अडॉप्ट किया है, कहीं से लिया है उसको, ठीक है, या फिर जिस चीजों को नहीं लिया है उस पर किसी न किसी चीज का, किसी न किसी देश के जो है कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा ना थोड़ा जो है वो शैडो आया जरूर है इस पर। वही चीज है यहाँ पर। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसको हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। तो आयरलैंड में राज्य के नीति, ये जो विचार था वो आयरलैंड से आया हुआ है, और आयरलैंड का जो संविधान बना हुआ था 1937 में बना हुआ था, 1937 में। क्लियर है यहाँ की बात है? इसके बाद अब आयरलैंड में भी कहीं से इस चीज को अडॉप्ट किया गया रहा होगा। तो यहाँ पर ये चीज है, इसके आयरलैंड में इस चीज को स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया हुआ था। तो सबसे पहला जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व होगा वो स्पेन में आया होगा, और हमने जहां से अडॉप्ट किया है वो आयरलैंड है। कहानी खत्म है यहाँ तक। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि फिर से ये करेगा क्या, राज्य का नीति निर्देशक तत्व करेगा क्या? तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है ये सरकार को एक रास्ता दिखाएगा कि आपको किस वे पे चलना चाहिए, और इसका एक टर्म एंड कंडीशन क्या होता है कि किसी भी एंगल से ये राज्य के लिए, ठीक है, ये राज्य के लिए राज्य से संबंध रखता है। मतलब कि केवल इसका जो उद्देश्य होता है, जब कोई भी लॉ बनाया जाता है तो उसमें एक चीज देखा जाएगा कि जो आर्टिकल 36 to 51 की बातें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया हुआ है उसका पालन होना चाहिए। मतलब कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, केवल होना चाहिए का बात है यहाँ पर। तो ये केवल राज्य से संबंधित है, जो उसके स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि हम जो है ये आपका डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो बात है उसको हम नियम बनाते हुए पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाकी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का आज के समय में एक बहुत अहम उद्देश्य क्या है कि भारत में एक आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना किया जाए, जो कि अपना प्रियम्बल में मेंशन किया गया हुआ है। ठीक है, ये इसी के मोटो को और आगे बढ़ाने के लिए इसको जोड़ा गया हुआ था। बातें यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा सा और डीप इसके ऊपर आते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की विशेषताएं क्या होगी। तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है ये एक चीज क्लियर करता है कि नीति एवं कानून को प्रभावी बनाते समय राज्य को ये चीज ध्यान रखना होगा कि आर्टिकल 36 to 51 में जो बातें हैं उस बात को हम इसमें लागू करें, लेकिन टर्म एंड कंडीशन ये जोड़ा गया हुआ है कि ये किसी भी एंगल से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे इन्फोर्सेबल नहीं है। जैसे कि आपके अगर फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो आप आर्टिकल 32 और 226 के थ्रू डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने का पावर रखते हैं। लेकिन किसी एंगल से, किसी कारणवश अगर राज्य आर्टिकल 36 to 51 के बातों को अगर लागू नहीं करता है रूल बनाते समय, तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है। इसलिए आप
आर्टिकल 32 के थ्रू और आर्टिकल 226 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये बातें क्लियर है यहाँ पर। अब आते हैं कि ये संवैधानिक निदेश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिश करता है कि किस तरीके के नियम बनाए जाए, और ये जो आर्टिकल 36 to 51 में जो बातें लिखी गई हुई है उसके लिए आपको इस तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन इन्फोर्सेबल नहीं है ये, इसलिए आप चाहे तो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं कि अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य का वही शब्द। अब एक और चीज, आपने आर्टिकल 12 देखा था, ठीक है, आपने आर्टिकल 12 देखा था, आपने फंडामेंटल राइट जब चैप्टर पढ़ा है उसमें आर्टिकल 12 देखा है, आपको आर्टिकल 12 में चीज दिखाया गया हुआ था कि राज्य की परिभाषा क्या होगी, है ना, राज्य की परिभाषा क्या होगी, आपने आर्टिकल 12 में देखा है। तो सेम राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में मेंशन किया गया हुआ है, ठीक है, आर्टिकल 36 में सेम राज्य की परिभाषा मेंशन की गई हुई है कि राज्य की परिभाषा क्या होगी। और ये जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो उन सारे राज्यों की परिभाषा में कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा फॉलो किए जाएंगे। मतलब कि अगर राज्य में जितने चीजों को मेंशन किया गया हुआ है आर्टिकल 12 में उन सारे में अगर रूल बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं से डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को जोड़ने की बात कही जाएगी, लेकिन ये स्वेच्छा पर निर्भर करता है, किसके, तो राज्य के। क्लियर है बातें यहां तक। इसके बाद आते हैं, आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में एक चीज सुना होगा कि 1935 में उल्लिखित जो अनुदेश थे उसी के समान है, लेकिन इससे पहले क्या होता था कि 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार में जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वो भारत ऑलरेडी एक उपनिवेश था, तो उपनिवेशिक जो कॉलोनियां जो अंग्रेजों के द्वारा बसाई गई होती थी उसके लिए एक निदेशक तत्व जारी किए जाते थे, लेकिन उसका उद्देश्य होता था कि पुलिसिया कार्रवाई को यहाँ पर आगे बढ़ाना होता था। लेकिन आज के समय में ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये कहा गया कि ये तत्व जो होंगे वो विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश देगा, न कि पुलिस के लिए अनुदेश देगा। तो ये बातें क्लियर हो गई यहाँ पर। अब आते हैं थोड़ा सा और इसके डीप पे। इस पर एक चीज और लिखा गया कि आधुनिक लोकतंत्र में जो है वो राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों में निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि डीपीएसपी जो है इसको कहीं ना कहीं से रिलेट किया गया है प्रीएम्बल से, ठीक है, इसको रिलेट किया गया है प्रीएम्बल से। तो प्रीएम्बल में यह बात कहा गया हुआ है कि व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, है चीज ये मेंशन किया हुआ। तो इसी को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने जो चीज यहाँ पर मेंशन किया है वो केवल राज्य को दिया गया पावर कि आप इस तरीके से काम करें और जहां तक संभव हो सके यथासंभव आप इसके ऊपर वर्क करें। इसके बाद इसका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है। आप जब पूरे आर्टिकल 36 to 51 को जब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, तो वहां पर आपको एक चीज समझ में आ गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी 3 भागों में बांटा गया हुआ है। ये अपने तरीके से बांटा गया है, न कि कॉन्स्टिट्यूशन में बांटा गया हुआ था। और तीनों को अगर आप रिलेट कीजिएगा तो कहीं ना कहीं से आपको समझ में आएगा कि इसका उद्देश्य ये भी है कि न्याय मिले व्यक्ति को, स्वतंत्रता अच्छे तरीके से मिले और समता को बना करके रखा जाए। ये सारा उद्देश्य डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का होना चाहिए। इसका उद्देश्य एक और भी है, लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करें, ना कि पुलिस राज्य जो कि उपनिवेशिक काल में हुआ करते थे। आज के समय में एक चीज आप देखिएगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो 1935 की बात हुआ करती थी, उसका मैंने पहले भी आपको बता दिया कि इसका पहले उद्देश्य हुआ करता था पुलिस राज्य की स्थापना करना, ठीक है। जो जितने भी उपनिवेश थे, कॉलोनियां हुआ करती थी, उस पे गवर्नर जनरल के द्वारा जारी किया जाता था। लेकिन आज जब हम स्वतंत्र है और एक संप्रभु राज्य है, उस कंडीशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मेन उद्देश्य ये होगा कि हम एक ऐसे राज्य का निर्माण करेंगे जो लोक कल्याणकारी राज्य होगा, मतलब सभी के लिए इक्वल और सभी के लिए बेनिफिटेबल होगा। ये क्लियर है। इसके बाद देखिए तो नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, मतलब इनफोर्सेबल नहीं होगा ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। क्लियर है यहाँ की बातें। अब इसके हनन होने पर न्यायालय इसको लागू नहीं करवा सकता है जबरदस्ती, और
सरकार जो है, केंद्र एवं स्थानीय सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। ये पहले भी आपको बता दिया गया है। अब अगर ये बाध्य नहीं है तो फिर मेंशन क्यों किया गया हुआ है? तो इसलिए ये चीज मेंशन किया गया कि इसके लिए केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार बाध्य नहीं होगी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो बातें लिखी गई हुई है उसको हम पालन करें। तो इसी के लिए आर्टिकल 37 को मेंशन किया गया कि भाई साहब, आप अगर भविष्य में कभी सरकार के ऊपर जो है वो एक प्रेशर देते हैं कि भाई साहब आपको इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बात को मानना चाहिए, तो सरकार डायरेक्ट आपको जवाब देगी कि आर्टिकल 37 में बात लिखा गया हुआ है कि हम इन सारे चीजों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। इसके बाद आते हैं नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। कहीं कोई शक नहीं है इसमें, राज्य ऐसा काम करती है। इसके बाद इसकी प्रकृति जो है वो गैर न्यायोचित है, तथापि कानून की संवैधानिक जो मान्यता है न्यायालय इन्हें देखता है। और एक चीज और बोला गया कि फंडामेंटल राइट जो है और डीपीएसपी जो है वो एक दूसरे के पूरक होंगे, एक दूसरे के पूरक होंगे, ठीक है। इस पर जब कभी ऐसा कंडीशन आता है कि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है जिससे विधि निर्देशक तत्वों को प्रभावित करना चाहती है, मतलब कि ऐसे चीज जो होंगे जो डीपीएसपी 36 to 51 के बातों को अगर किसी कारण बस अगर इम्पैक्ट पहुंचाएगा, कोई ऐसा विधि अगर बन करके आएगा, कोई ऐसा लॉ बन करके आएगा, तो न्यायालय इसके ऊपर अनुच्छेद 14 और 19 के संबंध में तर्क संगत मानते हुए असंवैधानिकता से बचा सकता है। मतलब आर्टिकल 36 to 51 के बातों को जो है वो अगर इसमें अमेंड करने की कोई बात आएगी तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको बाइकआउट कर सकता है। मतलब कि यहाँ पर इन चीजों को जो है वो इसमें अमेंडमेंट होने से उसको बचा सकता है। ये बातें यहाँ पर है। जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज होने की अगर कोई बात आएगी, तब आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी असंवैधानिकता को जो है वो क्या करेगी, जब उसकी असंवैधानिकता होने लगेगी तो उसके ऊपर एक जो है वो अगर आप बोलिए तो स्टॉप करने का एक पावर दे सकती है। तो ये सारी बातें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखी गई है, जो बेसिक बातें हैं। नेक्स्ट क्लासेज जो होंगी इस पूरे चैप्टर को हम लोग 3 सेशन में कंप्लीट करेंगे और तीनों सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के समय में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चैनल डेडिकेटली वर्क कर रही है आपके लिए, तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये हम लोगों के मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के सेशन नंबर 2 में, लेकिन उससे पहले तक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले इसका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।